मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। ये वो विषय है जो देश की हर महिला के दिल के का ही विषय है, इसलिए आज इस पे बोलने का मौका मिले, इसके लिए मैं आपकी फिर से आभारी हूँ। इस विषय का एक छोटा सा बैकग्राउंड बताना चाहती हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय जी ने अपने भाषण में काफ़ी जिक्र किए कि किसने रोका, कैसे रोका, 30 सालों से कैसे ये निर्णय रोका गया। तो इसका बैकग्राउंड ये है, मेरे सत्ता पक्ष के साथियों को शायद ये बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड ये है कि इसकी शुरुआत भी नेहरू नाम के एक व्यक्ति ने ही किया। लेकिन घबराइए नहीं, ये वो नेहरू नहीं है जिनसे आप इतना कतराते हैं। ये उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू जी ने एक रिपोर्ट तैयार की थी 1928 में, और उस प्रतिवेदन को उन्होंने कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति को दिया था। वो एक समिति के अध्यक्ष थे, उसमें उन्होंने 19 मूल अधिकारों की सूची बनाई थी। 1931 में सरदार पटेल जी की अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कराची में। उस कराची अधिवेशन में इस प्रस्ताव को पारित किया गया, और वहीं से ये शुरुआत हुई कि महिलाओं का समान अधिकार हमारे देश की राजनीति में शामिल हुआ। उसी समय 1 वोट 1 सिटीजन 1 वैल्यू का सिद्धांत भी हमारी राजनीति में स्थापित हुआ। आपको ताज्जुब होगा ये जानकर कि जबकि इस सिद्धांत की वजह से हमारे देश में महिलाओं को वोट देने का अधिकार आज़ादी के पहले दिन से मिला, अमेरिका जैसे देश में ये अधिकार उन्हें इस अधिकार के लिए 150 साल इंतजार करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था में महिला आरक्षण लागू करना भी दुनिया में एक ऐसा ही अनोखा कदम था। पंचायतों और नगर पालिकाओं में 33% आरक्षण का प्रावधान भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार ने स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नेतृत्व में सदन पटल पर पहली बार पेश किया, मगर उस समय ये प्रावधान पारित नहीं हो पाया। आज आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने भी इसका जिक्र किया, लेकिन हमेशा की तरह उन्होंने आधी बात बोल दी। उन्होंने कहा, सदन को ये बताया कि विरोध करने वाले कौन थे, उन्होंने ये नहीं बताया। उन्होंने कहा कि इसका विरोध हुआ, कौन किसने विरोध किया और नहीं बताया। विरोध तो आप ही ने किया था, भाजपा ने। कुछ सालों बाद स्वर्गीय श्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने इस कानून को सदन में पारित करके लागू किया। आज अपने भाषण में प्रधानमंत्री जी ने जब पंचायत की आंदोलित महिलाओं का जिक्र किया, तो ये समझ लीजिए कि इस कदम के चलते ही आज 40 लाख पंचायत प्रतिनिधियों में से 15 लाख महिलाएं हमारे लोकतंत्र में भागीदार हैं। 2010 में स्वर्गीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और यूपीए की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देने का फिर से प्रयास किया। राज्यसभा में इसे पारित भी कराया, लेकिन लोकसभा में आम सहमति नहीं बन पाई। 2018 में आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने मोदी जी को एक पत्र लिखा, और उस पत्र में उन्होंने कहा कि ये महिला का जो आरक्षण है ये 2019 तक लागू हो जाना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ आकर प्रधानमंत्री जी राहुल जी का मजाक तो बना लेते हैं, लेकिन घर जाके उनकी बातों पर गौर करते हैं, क्योंकि हम आज उसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। वैसे आज प्रधानमंत्री जी की बातों से ये लगा, भाजपा ही महिला आरक्षण के चैंपियन, प्रस्तावक और सबसे बड़े समर्थक रहे हैं। इनके पूरे भाषण में यही बात थी, जबकि ये कह रहे थे कि इन्हें इसका श्रेय नहीं चाहिए। कोई भी महिला आपको बता देगी कि बार बार बहकाने वाले पुरुषों को
महिलाएं झट से पहचान लेती हैं। थोड़ी सावधानी बरत लीजिए, पकड़े जाएंगे। आखिर जब 2023 में राहुल जी के पत्र को पढ़ने के कुछ सालों बाद, हाँ, उसके बाद पढ़ लिया। आखिर जब 2023 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यह अधिनियम सर्वसहमति से पारित किया, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी विचारधारा के अनुकूल इसका पूरा समर्थन किया। आज भी इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महिला आरक्षण के पक्ष में डट कर खड़ी है और खड़ी रहेगी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि आज की चर्चा दरअसल महिला आरक्षण पर है ही नहीं। जो विधेयक के सरकार ने पेश किया है, उसका प्रारूप हमने पढ़ा, उससे पूरी चर्चा ही बदल गई है। उनकी सरकार के इस विधेयक का सार सुनिए। सबसे पहले इसमें लिखा है कि संसद में महिला आरक्षण 2029 तक लागू होना चाहिए। अब सहमत है। फिर कहा गया है कि इसे लागू करने के लिए लोकसभा सदस्यों की संख्या 50% बढ़ानी पड़ेगी। मतलब कि सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 850 तक बनानी पड़ेगी, बढ़ाई जाएगी। और इन सीटों को बढ़ाने के लिए एक परिसीमन आयोग बनाया जाएगा जो 2011 की जनगणना को आधार बनाकर ये कार्य करेगा। ऊपर से इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं लगती, मगर इसे गहराई से समझा जाए तो इसका असली मकसद उभरता है। वह राजनीति की बू जिसका जिक्र प्रधानमंत्री महोदय ने किया, वह राजनीति की बू इसमें पूरी तरह से घुली हुई है। दरअसल इसी सरकार ने महिला आरक्षण का जो विधेयक सर्वसहमति से 2023 में पारित कराया था, उसमें दो चीजें थी जो इस विधेयक में नहीं है। उसमें लिखा था कि इसे लागू करने से पहले नई जनगणना और परिसीमन कराई जाएगी। अब अचानक क्या हो गया? मन बदल गया। वही सरकार पुराने आंकड़ों के आधार पर क्यों आगे बढ़ना चाह रही है और इतनी जल्दबाजी क्यों? अध्यक्ष महोदय, ये हमारे देश की सच्चाई है कि प्रतिनिधित्व का सवाल जनसंख्या के सवाल से जुड़ा हुआ है। जब तक जातीय जनगणना नहीं होती, सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल सकता। यह अनिवार्य है। ये सरकार 2011 की जनगणना पर आगे बढ़ना इसलिए चाहती है क्योंकि इस जनगणना में ओबीसी वर्ग की संख्या ही नहीं है। आज प्रधानमंत्री महोदय ने बड़े हल्के में बोल दिया कि इस वर्ग और उस वर्ग के बारे में हम बाद में देख लेंगे। कौन सा इस वर्ग, कौन सा उस वर्ग? ओबीसी वर्ग की बात कर रहे थे कि हम बाद में ही देख लेंगे इसके बारे में। ये हल्के में नहीं लेना चाहिए अध्यक्ष महोदय। एक बहुत बड़ी संख्या है, एक पूरे वर्ग का परिश्रम है, एक पूरे वर्ग का संघर्ष है। इसे टेक्निकल मुद्दा बता के उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया। हम इनकी मांग कर रहे हैं, हम इनकी जरूरतों को आगे कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इनको भी अपना हक मिलना चाहिए, और प्रधानमंत्री जी ने उसको एक टेक्निकल मुद्दा बता दिया। हमारे प्रधानमंत्री महोदय किस बात से घबरा रहे हैं? इसी बात से ना कि जब नई जनगणना होगी तो इस ओबीसी वर्ग के असली आंकड़े निकलेंगे और उसमें पता चलेगा कि ये वर्ग कितना मजबूत है, कितना बड़ा है, और उसके हक को कोई नकार नहीं पाएगा। 2011 की जनगणना को परिसीमन का आधार बनाकर प्रधानमंत्री जी ओबीसी वर्ग की ये हक छीनना चाहते हैं। उनके साथ
एक बहुत बड़ा अन्याय करने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी कभी नहीं होने देगी। हमारा संविधान सबका है, ये देश एक एक देशवासी का है। किसी एक का हक छीनकर इसे नहीं चलाया जा सकता। इस विधेयक में सिर्फ यह अभाव नहीं है, एक और खतरनाक अभाव है। संसद का 50% विस्तार प्रस्तावित है, लेकिन इसके लिए कोई ठोस प्रक्रिया के बारे में एक भी शब्द नहीं लिखा है। आश्चर्य की बात यह है कि इतने बड़े परिवर्तन के नियम क्या होंगे, कैसे किया जाएगा, इसके बारे में पूरे विधेयक में एक भी शब्द नहीं है। महोदय, संसद में भारत के हर प्रदेश की भागीदारी 1971 में निश्चित तौर पर तय की गई थी और इसमें परिवर्तन लाने पर रोक लगाई गई थी, लेकिन इस विधेयक के तहत ये सब बदलने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी और उनके अन्य मंत्रियों के खोखले आश्वासनों के बावजूद यह निश्चित है कि संसद में प्रदेशों के वजन का परिवर्तन किया जाएगा। हमारे लोकतंत्र की व्यवस्था में इतने बड़े परिवर्तन के लिए पूरी प्रक्रिया बनी हुई है, मगर इनकी योजना यही है कि प्रक्रिया को नकारा जाएगा। जिस तरह असम में इन्होंने मन चाहे सीटों को काटा पीटा, विपक्षी दलों के नेताओं की सीटों का विभाजन किया और अपने राजनीतिक फायदे के लिए नई सीमाएं बनाई, उसी तरह ये पूरे देश में इसका मतलब ये है कि परिसीमन आयोग में सरकार द्वारा चुने गए 3 जने इस पूरे देश के प्रदेशों का वजूद, देश के लोकतंत्र में उनकी भागीदारी और उनका महत्व तय करेंगे। लोकतंत्र को खत्म करने की शुरुआत तो इस सरकार ने चुनाव आयोग, न्यायपालिका, मीडिया और अन्य संस्थाओं पर अपना पूरा दबाव डालकर शुरू कर ही लिया था, मगर अब लोकतंत्र पर खुला वार होने जा रहा है। अगर ये विधेयक पारित होता है तो समझ लीजिए कि इस देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मौजूदा सरकार एक बार फिर इस देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम करके देश की अखंडता पर बहुत बड़ा हमला कर रही है। एक तरफ महिला आरक्षण की बड़ी बड़ी बातें, तो दूसरी तरफ गुप्त रूप से ओबीसी वर्ग का हक छीना जा रहा है और कुछ प्रदेशों की ताकत कम करके लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर अगले चुनाव के लिए अपनी पार्टी की मजबूती का ढांचा बनाया जा रहा है। हंस रहे हैं गृह मंत्री जी, हंस रहे हैं। पूरी योजना बना रखी है। चाणक्य आज अगर जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते आपकी राजनीतिक कुटिलता पे। इन्होंने पूरी योजना बना रखी है। हंस रहे हैं, सहमत है मेरी बातों से। अचानक प्रदेशों में चुनाव के दौरान सदन की बैठक बुलाओ, कोई सर्वदलीय बैठक मत बुलाओ। विधेयक का प्रारूप सिर्फ एक दिन पहले सार्वजनिक कर लो ताकि विपक्ष को कोई मौका न मिले कि इस पे चर्चा कर ठीक ढंग से हो। मीडिया और पब्लिक में पहले से ही चर्चा शुरू कर लो कि मोदी जी एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं महिलाओं के उत्थान के लिए। ये विपक्षी दल के जो नेता हैं कुछ समझते नहीं हैं, राष्ट्र के हित में कुछ करते नहीं हैं, विरोध करेंगे। बेचारे मोदी जी इतना बड़ा कदम उठाने वाले हैं, सबको इनका साथ देना चाहिए राजनीति से ऊपर उठकर। और ये कर करके विपक्ष को धर्म संकट में डाल दो। एक तरफ महिला आरक्षण और दूसरी तरफ आपको काट पीट करने की, पूरे ढांचे को बदलने की स्वतंत्रता, ओबीसी वर्ग को नकारने की स्वतंत्रता। अध्यक्ष महोदय, राजनीति में कुटिल होना अपनी जगह है, शायद हमें और थोड़ा होना भी चाहिए इस तरफ वालों को, लेकिन सत्ता बनाए रखने की महत्वाकांक्षाओं को परे करके देश के हित के लिए सही निर्णय लेना अलग है। शायद हम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी से आज ये उम्मीद नहीं रख सकते क्योंकि वह समस्याओं से घिरे हुए हैं, उन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत है। महिला आरक्षण जैसे ऐतिहासिक कदम को
उन्होंने सत्ता को बनाए रखने का एक कमजोर बहाना बना दिया है। जाति जनगणना को नकारते हुए एक ऐसी संसद बनाना चाहते हैं जिसमें सिर्फ अभिव्यक्ति और चर्चा का ही अभाव नहीं होगा, बल्कि पिछड़े वर्गों और प्रदेशों की समानता का भी अभाव होगा। हमारी मातृभूमि की अखंडता का आधार है वन सिटीजन, वन वोट, वन वैल्यू। अलग अलग राज्यों का दर्जा बगैर किसी संवैधानिक प्रक्रिया के तय करना इस अखंडता पर वार है। इससे हम कैसे सहमत हो सकते हैं? अध्यक्ष महोदय, इन्हीं 543 लोकसभा क्षेत्रों में से महिलाओं को 33% आरक्षण क्यों नहीं दिया जाता? अगर पद खोने का डर नहीं है तो कुछ लोग अपना पद खो लें। इसी में से SC ST का जो दर्जा है, SC ST में महिलाओं का आरक्षण 33% हो जाए, 1/3 आरक्षण हो जाए, OBC का भी उचित आरक्षण हो जाए, आज पारित हो सकता है। शुभ काम भी हो जाएगा, बेवजह प्रक्रियाहीन परिसीमन से देश का नुकसान भी नहीं होगा और काला टीका भी काम आ जाएगा। सदन की सर्वसहमति से देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने पर आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी का नाम भी लोकतंत्र का गौरवमय पन्नों में लिखा जाएगा। अध्यक्ष महोदय, हम चाहे बड़े शहरों में रहती हों या छोटे कस्बों और गांवों में, चाहे पढ़ी लिखी हों या हमने अवसरों की कमी का सामना किया हो, महिलाएं ही अपने समाज का बोझ अपनी दृढ़ता और मजबूत इच्छा शक्ति से अपने कंधों पर उठाती हैं। हम ही वह अथक कर्म शक्ति हैं जो हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाती हैं। दर्द और तकलीफें सहने की हमारी क्षमता असीम है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज अपने पुरुष साथियों को याद दिलाना चाहती हूँ कि इस देश की महिलाएं निडरता पूर्वक जीवन के कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपने हक के लिए लड़ना भी जानती हैं। घोर अंधकार से भरी रात में उठकर एक नई सुबह का दावा करना जानती हैं। इस देश की महिलाएं वे जबरदस्त सामूहिक शक्ति हैं जो इस देश के भविष्य को आकार दे रही हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी को ये कहना चाहती हूँ कि अगर वे इस ऐतिहासिक कदम को ईमानदारी से उठा रहे होते तो पूरा संसद इनके साथ एकजुट होकर इसे पारित करता। लेकिन देश की महिलाओं के नाम पर इस देश के बुनियादी ढांचे, इसकी अखंडता के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश ने इस विधेयक का मकसद ही बदल डाला है। हमारी संसद को कमजोर करके अपनी सत्ता को कायम रखने की एक खोखली कोशिश साबित हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी, इस देश की महिलाओं का वाकई आप सम्मान करते तो उनका राजनीतिक इस्तेमाल न करते। ये आपकी हस्ती, आपके पद, उसकी गरिमा और आपके दायित्व के प्रतिकूल है। आपने ही कहा था कि भारत की हर नारी का ये हक है, उसका अधिकार है, किसी की मेहरबानी नहीं। आज नहीं तो कल उसे ये हक मिलेगा और इस हक को वे पूरी जिम्मेदारी से देश की अखंडता और एकता को बचाने के लिए इस्तेमाल करेगी। हम आपके इन तीनों विधेयकों का सख्त विरोध करते हैं, लेकिन अभी भी आप एक ऐसा निर्णय ले सकते हैं जो सर्वसहमति से इस सदन में पारित हो जाएगा और हमारे देश की हर नारी को अपनी असली शक्ति को धारण करने का मौका मिलेगा। मैं आपके द्वारा प्रधानमंत्री जी से अपील करती हूं कि मन बनाएं, साहस करें, सही निर्णय ले लें। हम सब उनके साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद। Are a central force, a driving force in our national imagination, in our national perspective. All of us, every single one in this room, has been influenced
taught, learned a lot from women in their lives. Mothers, sisters, wives. As Rijiju ji said, of course, Prime Minister and myself don't have that wife issue. So we don't get that input, but we have our mothers and our sisters. Yesterday, I was watching my sister achieve something that, in 5 minutes, achieve something that I have not been able to do in maybe 20 years of my political career, which was to make Mr. Amit Shah ji smile. There's something that I also need to practice and learn, and I was feeling very proud as an older brother as she was doing that, delivering the speech in a way that is different than mine, of course. I remember when I was a little boy, I used to be very scared of the darkness. And we used to have this huge dog who used to attack my sister and me all the time. So we were very scared of going out into the garden at night. We were scared of the dog. And one day my grandmother somehow found out about this. And I'm saying this because this was one of the most powerful lessons taught to me in my life by a woman, a grandmother. And my parents had gone out for dinner. And she came, she caught my hand, I still remember, and she took me out into the garden. Dark garden at night, no lights. No, government houses have big gardens, quite a big garden. And she took me there and she left me. She said, now you stay here, don't move. And she left. And I watched my grandmother. I remember she was wearing a yellowish sari. I watched her go away. और मेरी मतलब हवा निकल गई कि मतलब आज तो मैं गया. I didn't have the courage to tell my grandmother that, I don't want to stay here, so I stayed. And she went away. She went away probably for 1 or 2 minutes. But for me, it was like 2-3 hours. I was imagining the dog coming to bite me. I was imagining ghosts. I was imagining snakes. I was imagining everything. And then after some time, I remember my legs were even shaking a little bit, and then I saw my grandmother come. And she came and she asked me, so what are you scared of? So I said, Dadi, I'm scared of that dog. I don't know that he might come and bite me. I'm scared of somebody being in the garden that I don't know. I'm scared of bats. I'm scared of snakes. I'm scared of things I can't see. And she says, no, Rahul, you're not scared of all those things. You're not scared of the darkness. You're not scared of the dog. You're not scared of the bats. You're only scared of your mind. You're only scared of your imagination and what you are thinking. And then she said that, you should not be scared of the darkness. Because the truth, most often, is in the darkness. And if you do not have the courage to face your fear, you do not have the courage to go into darkness, you will not be able to understand the truth. You will not be able to fight for the truth. This is one of the biggest lessons in my life. I use it, it's a political lesson. I didn't realize then. Now as I get older, I realize it was not only a political lesson, more fundamentally it was a religious lesson. I didn't understand then, and what she was saying to me was that
Satyam Shivam Sundaram. That's what she'll say. She says that I want you to be able to go into the darkness. I want you to be able to go where you're scared. And I want you to see what the truth looks like. And later I realized, my God, by taking me into the garden, she was explaining Shiva to me. She was explaining the central tenet of our religion. She was explaining Satya to me. And in many ways, she was explaining Ahimsa to me. And she said to me, I remember that, listen, truth is painful sometimes. Don't worry about it. Deal with it. And there are some truths that need to be told here today in this house. The first truth is that this is not a women's bill. This is nothing to do with the empowerment of women. There is a women's bill. It was passed in 2023 in this house itself. And my friends and teachers in the BJP said that it will be implemented in 10 years' time. That is the women's bill. This is an attempt to change the electoral map of India. Using and hiding behind India's women. And actually it is a shameful act. Because instead of giving them women's reservation, which is very easy to do, and every single opposition person will support it right now, bring that old bill back right now, and we will help you pass it for implementation from this second. Now, that is the women's bill. This is something else. And the truth needs to be told about what this is. There is a central truth in India's history, in India's past and present. And I have become more and more aware of this truth. And that is the brutal, cruel, unforgiving treatment of the OBC community, of the Dalit community, and other communities, minorities and women. And this is a historical fact. This need not be argued here. Everybody knows how Indian society treated OBCs, treated Dalits, what was done to them, what was done to their women, what they were allowed to do, what they were not allowed to do, how they were blinded when they read certain documents, how metal was poured into their ears when they heard certain verses. This is a fact. Now, what is being attempted here is a bypass of the caste census. What they are trying to do is they are trying to avoid giving power, giving representation to my OBC brothers and sisters, and to take away power from them. This is the agenda over here. That's the first agenda. Manuvad over Samvidhan. Amit Shah ji says that the caste census has begun. And he repeated twice yesterday, trying to be clever, saying that houses don't have castes. The point is not whether houses have castes or don't have castes. The point is whether the caste census is going to be used for representation in Parliament, Vidhan Sabha, Lok Sabha.
And what you're trying to do now is trying to make sure that caste census has nothing to do with representation for the next 10 years, 15 years, so that you can kick the ball down the street. That's the first thing that is being done. Second thing that is being done, equally bad thing, but a very dangerous thing. What you're doing, because you're scared of what is happening in the politics of this country, you're scared of the erosion of your strength, you're trying to rejig the Indian political map. You have done it in Assam, you've done it in Jammu and Kashmir, and now you're imagining that you can do it in India. And you need a constitutional amendment to do that. Now let me explain what you are doing. You are telling the South Indian states, you are telling the northeastern states, you are telling small states in India that in order for the BJP to remain in power, we are going to take away representation from you. This is nothing short of an anti-national act. This is what you are doing. And under no circumstances are we going to allow you to do it. So I am telling you very clearly right now that the entire opposition is going to defeat this attempt of yours to attack the nation state and deprive OBCs and Dalits of their rightful place in society. I want to ask, corporate India, entire financial structure of India, where are the Dalits? Where are the OBCs? Where are the Adivasis? Top bureaucracy of this country. आपका गलती है. Where are they? Judiciary, private sector, private hospital sector, healthcare sector, education sector. Earlier, there used to be something called the public sector. Public sector provided space for Dalits, OBCs. You've removed it, demolished it, handed it over to your friends. So you call OBCs Hindus, you call Dalits Hindus, but you do not give them any space in the power structure of this country. And you can ask this to any Dalit, you can ask it to any OBC. This is a fact. You call them Hindus, but you do not give them any place in this country. Yes, be cool. Be cool. And you are सच्चाई अच्छी नहीं लगती आपको. You After you can reply. You can reply. I'm not yielding. I want to assure my friends, brothers and sisters across the country, southern states, smaller states, northeastern states, that do not worry, we are not going to allow them. We are not going to allow them to attack the Union of India. You are equal participants in the Union of India. They will not dare to touch your representation in the Union of India. Speaker, sir, this same question was faced by Indira Gandhi ji
and also by Mr. Vajpayee. Both of them faced this question. They understood the dangers and they did not take the action the Prime Minister is taking. You can check. It was done by Indira Gandhi ji and it was done by Mr. Vajpayee. I am going to explain later in the speech why Mr. Modi is doing it. Then you can have your answer. Wait. It's coming. Now, it's loading. Exactly. Now, let me go back again to my childhood. When I was small speaker, sir, we had once a famous magician who came to do a magic show, and a lot of children went to that show. 300-400 children. I was there, my sister was also there, she's smiling. 300-400, fantastic magic show. राहुल जी, आप जादू पूरा उसकी जगह आप बिल पे बोल लो, अच्छा रहेगा। जादू। सर मैं पेंटिंग बना रहा हूँ सर। सर मैं आपको समझाता हूँ सर। मैं चित्र बनाता हूँ सर, मैं आर्टिस्ट हूँ। मजा लीजिए सर। आप बिल पे बोले। सर अंत में पूरा फिट होगा सर, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पूरा अंत में पजल जैसे फिट हो जाएगा। तो ऐसे नहीं चलता संसद है। सुनिए सर, मजा आएगा आप पार्लियामेंट मर्यादा से चले, ये मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं कहता हूँ। तो सर जादू का शो था और वहां पे 300 बच्चे बैठे सर। गार्डन में था, जादूगर था सर, लाल रंग का कैप पहना हुआ था। उसके सामने 2-3 मेज़ें, टेबल्स, एक पे वो टोपी, एक पे 2-3 बॉल थी, उसके इंप्लीमेंट्स थे। उसने शुरू किया सर। पहले उसने पहले टोपी उठाई और टोपी में से उसने खरगोश निकाला ऐसे। बच्चे देख, सर सुनिए सर, कनेक्टेड है टोटली। उसने खरगोश निकाला सर, बच्चों को बहुत मजा आया, हम देख रहे थे। उसके बाद सर वो जगलिंग शुरू की सर। वो 6 बॉल थी, उसमें बीच में गायब कर दी। बच्चे बिल्कुल हैरान, हम तालियां बजा रहे हैं, हंस हंस के तालियां बजा रहे हैं सर। उसके बाद क्या हुआ सर, वो मेज थी सर, वो मेज पे खड़ा हुआ ऐसे, और उसके असिस्टेंट्स आए और उसने उस पे चेन बांध दी, 3-4 चेन। और असिस्टेंट्स आए, वो ताले लिए, उन्होंने ताले लगा दिए और सब ऐसे खड़े हो गए। चेन लग गई सब जगह और उसके ऊपर उन्होंने वो कैप सा लगा दिया काला। सर आर्टिस्टिक फ्रीडम। मैं इसलिए कह रहा हूँ सर, उसको ऐसे किया। आप प्रतिपक्ष सर आज मैं कर रहा हूँ सर, प्रतिपक्ष के नेता, ये पुराने समय की जादू की नो, ये ठीक नहीं है। नॉट फेयर। ये सर मुझे बोलने दीजिए सर। अब मैं बोलने दे रहा हूँ आपको। सर 15 सेकंड में ये खत्म कर दूंगा। नहीं। सर तो ऐसे खड़ा हुआ और उस पे वो लगा दिया कैप और स्टॉपवॉच शुरू कर दी। 1 मिनट 3 मिनट का टाइम दिया सर। 3 मिनट वो ऐसे ऐसे अंदर कर रहा था उसके। सर 3 मिनट बाद क्या हुआ, उसने अपने असिस्टेंट बुलाने शुरू कर दिए, कहा कि भैया इधर आओ इधर आओ इधर आओ। वो आए
उन्होंने केप उतारा, उसके ताले वहीं के वहीं, वो फंसा पड़ा। हम हंस हंस के मर गए सर। ये हो क्या रहा है? 300 बच्चे सर हंसना शुरू कर दिया। क्या था सर अब हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं, इस कनेक्टेड है सर। सर हुआ क्या, मैं राहुल गांधी जी, उसके बाद सर बोलने दीजिए सर। मैंने किसी को बोलने से टोका क्या? सर बोलने तो दीजिए। बस सदन की मर्यादा तो बनाए रखनी पड़ेगी ना। नहीं, what am I doing now? ये देश का सर्वोच्च संस्था है, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप चेयर को एड्रेस कर लें। सर उसके बाद क्या हुआ सर, उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई। हो गया सर, खत्म। हम सब समझ रहे हैं। सर उसके बाद क्या हुआ, हुआ क्या सर, अब खत्म हो गई कहानी सर, जादू वाली कहानी खत्म। सर उसमें हुआ क्या, वो जैसे ही वो फंस गया और वो उसके ऊपर से वो उतारा और उसकी चेन हिली नहीं, हटी नहीं थी, तो उसके बाद बच्चे हंसने लग गए। अब वो कुछ भी करे, मतलब उसने 2-3 और ट्रिक्स ट्राई की, बॉल वाली ट्रिक ट्राई की, बच्चे हंसे, फिर उसने फिर से मतलब कुछ और खरगोश के साथ कोशिश की, सारे हंसने लगे। ऐसा हुआ कि बेचारा मतलब कोई भी ट्रिक करे उसके बाद बच्चे बस हंसते ही गए, हंसते ही गए, हंसते ही गए। मतलब जो उसका जो पूरा जो जादू का ढांचा था ना, वो भड़ाक से खत्म हो गया। सर हुआ क्या, अब इंटरेस्टिंग बात थी सर, उस टाइम तो मैं बहुत हंसा, सब हंसे सर, मगर उसके बाद मुझे पता लगा कि हुआ क्या था। सीरियस बात हुई थी। वो जो जादूगर था उसको बीमारी थी और वो बहुत टेंशन में था और वो दबाव में आ गया और उसने एक मैजिक ट्रिक गलत कर दी, वो निकल नहीं पाया, वहीं खत्म हो गया सर। सर प्लीज सर। तरीका है क्या? आप सदन में इसी तरीके की चर्चा करना चाहते हैं क्या? सर क्या खत्म सर, इतना बड़ा दल है आपका, आप विधेयक पर बोले हैं। ओके सर, कंक्लूड करते हैं सर। तो सर हुआ क्या, वो टेंशन में आया, एक गलती की उसने और उसके बाद उसका जादू नहीं चला और शायद उसके बाद वो जादू कर ही नहीं पाया, मुझे लगता है। सर मैं आपको वापस गार्डन ले जाना चाहता हूं। मेरी दादी ने उस टाइम एक और बात बोली थी मुझसे। दादी ने गार्डन में मुझे एक और बात समझाई थी जो मैंने पहले नहीं बोली। उन्होंने कहा था, स्पीकर सर बोलो। मैं आपको पहले भी आग्रह किया है, मैं कभी किसी सर मुझे दादी ने उस टाइम एक और बात बोली थी। शी सेड टू मी दैट लिसन राहुल, आई वांट यू टू बी एबल टू सी इन द डार्क। I want you to be able to see in the dark. Like the central idea of Shiva. Central idea of Shiva, I will explain to my brothers and sisters, is to see in the dark. See what others cannot see. See your fears. Go close to your fears. That is the central idea of Shiva. She was telling me that and she said, I want you to see in the dark. I said, Dadi, why? She said, because Rahul, real strength always hides in the dark. Real power, real strength hides in the darkness. Fantastic political lesson. First, look for your truth, stick by it, and second, real power, real strength always hides, it never shows itself. जो असली ताकत होती है वो छुप के काम करती है, वो अपने आप को दिखाती कभी नहीं है। अब मैं ये आपको बता क्यों रहा हूं,
Because there is, everybody knows, a partnership between our friend, the magician, and the businessman. ये तो तरीका ठीक नहीं है। नाम नहीं लिया सर, सर मैजिशियन बोला है सर। I've said magician. नो, Sir, I've said magician. I didn't even say PM. माननीय आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, बोलने दीजिए सर। मैं आपको मैंने संसद की गलती क्या गरिमा की है, से बोलने देने का अधिकार है, लेकिन संसद की गरिमा बनाए रखना भी मेरी जिम्मेदारी है। Sir, the problem is. नहीं, सर, खत्म ये करता हूं, सर। उचित नहीं है। Sir, I'll finish, sir. नहीं, अनपार्लियामेंट नहीं है, पर ये संसद है। ऐसा नहीं है कि आप जो चौराहे पे बोलो संसद में बोलोगे। संसद की अपनी मर्यादा गरिमा होती है। Sir, let me. I'll finish. Speaker, sir, what has happened? There is a partnership, and then there is a hidden power. Massive, extremely strong, but completely hidden. Okay? And that power, that force, that does not show itself, but is there, knows the entire history of the magician. It knows every single detail about the magician from when he first came into politics till when he arrived as Prime Minister. And it is using that information, ना, ये तो it is using the information to shape. नो, Sir, this action, okay, Speaker sir, I'll वो उधर जाऊंगा नहीं sir. So this action, please understand what has happened here. It is important that everyone understands. The BJP knew, they knew very clearly that this bill actually cannot be passed. They knew it. They're not stupid. They knew every opposition person would oppose it. This bill cannot be passed. This was a panic reaction. This was a panic reaction because the Prime Minister at any cost needed to send two messages. Number one, he needed to change the electoral map of India. And number two, he needed to send a message again that he is pro-women. Why he is doing that, I will leave to your imagination. But I will leave it to your imagination, but the powers that be know exactly why he is doing it. Sir, the truth is the magician has been caught. The magician of Balakot, the magician of demonetization, the magician of Sindhur has suddenly got caught. Why? Yeah. Because he was... नो, मैं इतना कहना चाहता हूँ सर, रक्षा मंत्री जी कुछ अध्यक्ष महोदय, इस देश के प्रधानमंत्री के संबंध में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नेता प्रतिपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, मैं समझता हूं यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। इस देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। हमारे दल को इतनी स्ट्रेंथ दी है जिससे स्ट्रेंथ के कारण वह प्रधानमंत्री बने। या किसी व्यक्ति का यह अपमान नहीं कर रहे हैं बार बार मैजिशियन कहकर, देश की जनता का अपमान कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, जिन शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया उसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए और राहुल गांधी को क्षमा मांगनी चाहिए देशवासियों। नहीं,
गांधी जी का भाषण देने में हम आपत्ति नहीं करना चाहते थे, हम पूरा सुनना चाहते थे। जो राहुल गांधी जी ने जैसे ऑपरेशन सिंदूर को जादू किया है बोलता है, बालाकोट स्ट्राइक हमारे वीर जवानों ने जो कार्रवाई किया उसको मजाक उड़ा रहे हैं। 140 करोड़ भारतीयों ने प्रधानमंत्री बनाया, उसको वो जादू कहते हैं। ये कोई तरीका है? उसके लिए नहीं, उनको जो मैजिस्ट्रेट ऐसे बाहर निकले। और वैसे सर रक्षा मंत्री जी ने भी कहा है, हम भी कह रहे हैं, आपने कई बार डायरेक्शन दिया है कि आप भाषण कीजिए मगर नियम के तहत भाषण कीजिए। हम शांति से सुन रहे थे, आप बार बार प्रधानमंत्री को जिस नाम से लेकर के आप मजाक उड़ा रहे हैं, ये देश का मजाक है। प्रधानमंत्री देश का होता है, प्रधानमंत्री से आपका मेरा नहीं है। इसलिए कार्रवाई से आपका आपत्तिजनक शब्दों को हटा दिया जाए और स्पीकर के डायरेक्शन को आप मानना चाहिए। और हम लोग सब आज विशेष बिल को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, उस पर आप बोलिए, हम उसको रोकने का हमारे अधिकार नहीं है, मगर तरीका से भाषण होना चाहिए। और आप तो नेता प्रतिपक्ष है, आपसे लोग सीखना चाहिए। आपके पार्टी में नए नए एमपी आए हैं, वो क्या सीखेंगे? वो नेता ही ऐसा व्यवहार करेंगे तो। देखिए माननीय राहुल गांधी जी, मेरी इसमें आपत्ति, मैंने ऐसी सब चीज़ें रिकॉर्ड से निकाल दी है। मेरी इसमें घोर आपत्ति है। मैं सदन के आसन से भी बोल रहा हूं कि आप जो विधेयक है उस विधेयक पर बोलें, आप विधेयक पर बोलें, विधेयक इधर उधर नहीं बोलें। Sir, I mean, come on, I need to go also. I need to go. आप ऐसे नहीं करें। Speaker, sir. Sir, there is a central confusion in the mind of the BJP. अरे सर कितने बार उठेंगे सर? ये सदन का बेनिफिट के लिए सर, ये सदन का बेनिफिट के लिए मैं बता रहा हूँ, ये रूल्स में जो कीवर्ड्स एंड एक्सप्रेशन जो अनपार्लियामेंट्री है, इवन मैजिशियन रेफर टू द मिनिस्टर इज ऑल्सो अनपार्लियामेंट्री। ये रूल है और रूल्स को तो मानना पड़ेगा। मैं आपको रूल का किताब भेज देता हूँ, आप भी देख लीजिए। लिखा भी हुआ अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन ये हमने नहीं बनाया, ये अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन आपके समय का किताब है और आप उसको मानते नहीं है क्या? पढ़ते नहीं है। नहीं, आप एक मिनट राहुल जी, आप बैठिए, एक मिनट बैठिए, आप एक मिनट बैठिए, एक मिनट बैठिए आप। मैं कभी सदन में किसी मान्य विषय को, माननीय सदस्य चाहे किसी भी दल का हो, कभी भी मैंने आपत्ति नहीं करता। लेकिन मेरा सदन के सभी सदस्यों से आग्रह है, सब माननीय सदस्य, चाहे एक भी दल का सदस्य, वह भी सम्मानीय है। हमारी भाषा संयमित होनी चाहिए, मर्यादित होनी चाहिए, आचरणपूर्ण होनी चाहिए। Speaker, sir, there is a central confusion, and I have to put this right. There is a central fundamental confusion in the minds of the BJP and its leadership. And the confusion is that they think they are the people of India. You are not the people of India. The people of India are something else. They also think that they are the armed forces. You are not the armed forces. The armed forces are something else. You are a political organization. You are not India and you are not the armed forces of India. We are not attacking the people of India. We are not attacking the armed forces of India. We are attacking you. Do not hide behind the people of India or behind the armed forces. So stop hiding like cowards behind the armed forces and behind the people. Come out and talk to us and have a discussion with us. Now, going back to my speech, Speaker, sir. As I said, the magician has been caught. प्लीज नो, मैं ऐसे शब्दों का उपयोग
इस सदन में नहीं करने दूंगा, चाहे सत्ता पक्ष सहमत हो। वो नहीं बोल रहे सत्ता पक्ष वाले, पर मैं उपयोग नहीं करने दूंगा ये। ठीक है, आप अगर नहीं मानते हैं तो मैं ऐसे शब्दों का उपयोग, ऐसी भाषा का अलाउ नहीं करूंगा। नो, आप दादा कैसी भाषा का उपयोग करना चाहते हैं यहाँ पर? आप कौन सी भाषा का उपयोग करना चाहते हैं? ये दुनिया की सबसे बड़ी संसद है, सर्वोच्च संस्था है, इसकी भाषा संयमित होना ही चाहिए ना। आप बोलिए, अगर आप मैं बोलता हूँ आप मैं बोलता हूँ, विषय पे बोलेंगे म्यूजिशियन नहीं तो मैं बोलूंगा। आपको अलाउ करूंगा। सर मैजिशियन नहीं बोलूंगा। आप विषय पे बोलेंगे तो मैं अलाउ करूंगा। मैं जादूगर नहीं बोलूंगा सर। आप विषय पे, सर जादूगर शब्द नहीं यूज करूंगा। सर द इंडिविजुअल इन माई स्टोरी, सर what happened was the last session of parliament completely destroyed the structure because a deal was signed with the United States that under no circumstances would have been signed by any prime minister of this country unless he was compromised. ये दिए So, क्या सर? ये विधेयक का विषय है क्या? What he told Kumaraswamy? नो, अगर मैं सीट पे बैठा हूं तो कुमार स्वामी जी हो या कोई भी हो, मैं विधेयक के पास बोलने दें। नो, मैं सीट पे बैठूंगा तो विधेयक पर ही बात होगी। हाँ, विधेयक पर ही बात होगी। हाँ, मैं जब आसन पे हूं तो विधेयक पर ही चर्चा होगी। विधेयक के विषय पर आप बोले, मैंने रोका नहीं। विधेयक के विषय पे मैंने कभी नहीं टोका न रोका। विषय पे मैंने कभी नहीं रोका। आपको रोका गया, किसी को रोका के विषय पर? नो, सब पे अलाउ है, लेकिन उस बिल के संदर्भ में ही। सर तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप एक सवाल नहीं पूछ सकते। नहीं, क्योंकि मैं आप इंस्ट्रक्शन चाहता हूं। हाँ, इंस्ट्रक्शन मिल तो दूंगा मैं आपको। आपका कहना है कि मुझे यूएस डील पे कुछ नहीं बोलना? बिल्कुल, महिला विधेयक पे बोलना। ठीक है सर, ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा सर। सो व्हाट हैपेंड was very obvious to everybody. Now what you're attempting is taking away the constitutional right and snatching that from the people of India. We are not going to allow you. You will see, we will defeat this bill right here in the next whatever half an hour, 45 minutes. Now I want to conclude with an idea, and I want to give you a sense, because you have to understand something. I know more than I'm saying. You have to understand that I know much more than I'm saying in this house. So I'm going to give you and everybody else a nice puzzle, and the people of India can try and see if they can solve this puzzle. Yesterday I was watching the Prime Minister speak. Low energy, broken, nothing transmitting. And I suddenly noticed that yesterday was the 16th of April. Now I was sitting here and he was talking and he was not able to engage. He was not able to engage because clearly trying to pass this bill was a mistake, because everybody knew there wasn't going to pass. Panic reaction, as I said. So I was watching him and I noticed on my phone 16th of April. And I was like, my God, how crazy. That's the number. 16.
This 16 number, this is the number. The whole answer to the riddle is in the number 16. Everything is in the number 16. Now, if anybody understands what I'm saying, please send me a message, and on Twitter you can tell what it is. But the answer to your problems, and you're going to find out very soon, is in the number 16. Thank you, sir.